चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की नन्हा सेनापति। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। उसके इकलौते बेटे का नाम था शक्ति। वह बड़े ही शांत स्वभाव का लड़का था, कभी किसी का नुकसान नहीं करता, सभी से प्यार से बोलता। लेकिन दोनों माँ बेटे के दिन बड़ी गरीबी में कट रहे थे। एक वक्त की रोटी भी उन्हें मुश्किल से ही नसीब होती थी। बालक शक्ति का दिल कभी कभी अपनी बूढ़ी माँ की यह हालत देखकर रो उठता था। हाँ, पता नहीं कब मेरी माँ के कष्ट दूर होंगे। काश मैं किसी तरह इसे खुश रख पाता। उन्हीं दिनों उस देश में एक अनोखे राक्षस का आतंक फैला हुआ था। वह चार चार आदमियों को एक साथ गाजर मूली की तरह खा जाता था। बचाओ आई! राजा ने उसे मरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। बड़ी से बड़ी फौज का वह पलक झपकते ही सफाया कर देता था। हा हा, उफ, भागो! उसके भय से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। उसका नाम सुनते ही सब डर से कांपने लगते थे। एक बार, हा हा, अरे बुज़दिल सैनिकों, जाओ और जाकर अपने राजा से कह दो कि यदि उसने एक माह के भीतर भीतर अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ न किया तो मैं जल्द ही पूरे देश के लोगों को मार कर खा जाऊंगा, और यदि कर दिया तो फिर मैं कभी इस देश के लोगों को तंग नहीं करूंगा। जब राजा को राक्षस की बात का पता चला तो वह और भी चिंतित हो उठा। सेनापति जी, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या नहीं। हम तो अपनी पूरी चेष्टा करके हार चुके हैं। महाराज, क्यों न यह घोषणा करवा दी जाए कि जो उस राक्षस को मारेगा उसे मुंह मांगा धन इनाम में दिया जाएगा। आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं सेनापति जी। जब हमारी शक्तिशाली फौज ही उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो फिर भला एक आदमी उसका क्या बिगाड़ सकेगा। महाराज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस काम को सैकड़ों बहादुर व्यक्ति मिलकर नहीं कर पाते, उस कार्य को एक छोटा सा बालक कर दिखाता है। जैसे एक नन्ही सी चींटी हाथी को मार गिराती है। राजा की समझ में सेनापति की बात आ गई और उसने अपनी स्वीकृति दे दी। उसी दिन नगर नगर गांव गांव में घोषणा कर दी गई। सुनो भाइयों, राजा की ओर से घोषणा की जाती है कि जो कोई भी चार मुख वाले काले राक्षस को मारकर उसका सर लाकर उन्हें देगा, उसे मुंह मांगा धन इनाम में दिया जाएगा। डम डमाडम। यह घोषणा जब शक्ति के गांव में भी हुई तो सुनो गांव वासियों, आहा, यह मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि मैं उस राक्षस को मारने में सफल हो गया तो हमारी सारी गरीबी दूर हो सकती है। चलकर माँ से आज्ञा लूँ। लेकिन जब उसने अपने मन की बात माँ को बताई तो वह बुरी तरह घबरा उठी। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उस राक्षस से मुकाबला करने की हरगिज इजाज़त नहीं दे सकती। जब बड़े बड़े सुरवीर भी उसका बाल बांका न कर सके तो तुम नन्हे बालक उसका क्या बिगाड़ पाओगे। नहीं नहीं बेटा, तुम उसे मारने की बात अपने दिल से निकाल दो। तुम ना कि घबरा रही हो माँ, मुझे विश्वास है कि मैं उसे मार डालने में अवश्य सफल रहूँगा। लेकिन बेटे, वह तो बड़ा ही बलवान और दुष्ट राक्षस है, और तुम नन्हे बच्चे होने के साथ साथ अकेले भी हो। मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। ऐसा मत कहो माँ, मुझे उससे मुकाबला करने की इजाज़त दो। मैं तुम्हारा दुख और नहीं देख सकता। यदि मैं उस राक्षस को मारने में सफल हो गया तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुख से रख सकूँगा। अपने सासी बेटे की ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू छल आए और वह उसे स्वीकृति देती हुई बोली, ठीक है बेटा, जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा। किसी भी मुसीबत में तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। भगवान भी उन्हीं की मदद किया करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आहा, तुम कितनी अच्छी हो मेरी प्यारी माँ। अब जल्दी से मुझे सफ़र के लिए कुछ रोटियां बना दो ताकि मैं उस राक्षस की तलाश में इसी समय रवाना हो सकूं। फिर बुढ़िया आंसू पोंछकर चूल्हे पर रोटियां सेकने बैठ गई और शक्ति एक बड़ा सा किंतु पुराना चाकू लेकर एक पत्थर पर धार लगाने लगा। यदि किस्मत ने साथ दिया तो यही चाकू उस राक्षस की मौत का कारण बनेगा। कुछ देर बाद
लो बेटा, जितना भी आटा घर में था उससे मैंने तुम्हारे लिए 4 रोटियां बना दी है, साथ ही प्याज की एक गांठ भी रख दी है। जब भूख लगे खा लेना। यह मेरे लिए बहुत है माँ, लेकिन तुम पीछे से मेरी चिंता न करना। मैं जल्दी ही उस दुष्ट राक्षस का सर लेकर लौटूंगा। फिर देखना हम कितने आनंद से रहते हैं। ईश्वर करे ऐसा ही हो। और शक्ति रोटी की पोटली कंधे पर लटका राक्षस की खोज में निकल पड़ा। काफ़ी देर तक लगातार चलते रहने के पश्चात उसे भूख लगी, तो वह एक चबूतरे पर बैठ गया और पोटली में से एक रोटी निकालकर खाने के पश्चात अपना चाकू निकालकर उसे एक पत्थर पर घिस घिस कर फिर चमकाने लगा। जो कोई भी राहगीर वहाँ से गुजरता उसे चाकू पर धार लगाते देख पूछे बिना नहीं रहता। शक्ति, यह तुम क्या कर रहे हो? पहले ही इतना तेज चाकू है, फिर और तेज क्यों कर रहे हो? इसमें बिजली किसी चमकती हुई तेज धार लाने के लिए, वह क्यों? 4 मुंह वाले काले राक्षस को मारने के लिए। क्या आप उसे मारने में मेरी मदद करेंगे? बाप रे बाप, अगर उस भूतराज ने यह बात सुन भी ली तो हमें कच्चा ही खा जाएगा। पगले, यह बातें छोड़ो और अपने घर जाकर काम काज में अपनी माँ की मदद करो। जब बड़े बड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम तो पिद्दी से बालक हो। कहकर राहगीर राक्षस के डर से कांपते हुए अपनी राह हो लेते। लेकिन शक्ति का सांस न डोला। लगता है इस गांव में वास करने वाले सभी बुज़दिल हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं उस राक्षस से अकेला ही निपटूंगा। फिर शक्ति अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया और चलते चलते एक वीराने स्थान पर पहुंच गया। तभी एक भयानक नाग उसके सामने आ खड़ा हुआ। प्रणाम नागराज। प्रणाम, लेकिन प्रणाम करने से भी तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे बड़े ज़ोरों से भूख लगी है और तुम बहुत समय बाद भूख मिटाने के लिए मुझे पहले इंसान मिले हो। ऐसा न कहिए नागराज, इस समय मैं एक बहुत ही आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। यदि आपने मुझे खा लिया तो मेरी बूढ़ी माँ गरीबी और दुखों का बोझ ढोते ढोते ही दम तोड़ देगी। कहकर शक्ति ने उसे सारी बात बता दी। हा हा, अपनी जान बचाने का तुमने अच्छा बहाना ढूंढा है, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं। मेरी बात का विश्वास कीजिए नागराज। मैं आपसे वादा करता हूँ कि राक्षस को मारकर अपनी माँ को इनाम दिलाने के बाद मैं स्वेच्छा से अपने आप को खाने के लिए आपके हवाले कर दूंगा। नागराज का दिल उस नन्हे से बालक की बात सुनकर आखिरकार पिघल ही गया। तुम मुझे बहुत ही बहादुर लगते हो बालक, इसलिए उस राक्षस को मारने में मैं और मेरी पूरी सेना तुम्हारी मदद करेगी। तुम आगे चलो, मैं अपनी सेना को लेकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा नागराज। नागराज जहाँ से आए थे वहाँ वापस लौट गए और शक्ति फिर आगे बढ़ गया। कुछ आगे बढ़ने पर उसे बिच्छुओं का राजा मिला। जब उसने उसे खाना चाहा तो शक्ति ने उसे भी अपनी कहानी कह सुनाई। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर बिच्छूराज का भी हृदय पिघल गया और वह बोला, सुनो ये साहसी बालक, उस राक्षस को मारने में मैं और मेरी तमाम सेना तुम्हारी मदद करेगी। तुम आगे चलो, मैं अपनी सेना लेकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बिच्छूराज, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बिच्छू से विदा लेकर कुछ आगे बढ़ने पर फिर शक्ति को बारी बारी से बरों का राजा, चींटियों की रानी, लोमड़ियों की रानी, सियारों का सरदार मिला। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर सभी ने उसे सहायता देने का वचन दिया और अपनी अपनी सेनाएं लाने के लिए चले गए। शक्ति प्रसन्न होकर आगे बढ़ता गया। अब वह मार्ग में मिलने वाले सभी पशु पक्षियों को अपनी कहानी सुनाकर सहायता करने की प्रार्थना करता। गाय, बैल, सूअर, हाथी, गधा, ऊंट आदि सभी ने उसकी कहानी सुनकर सहायता के लिए आश्वासन दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसका सामना सिंहों के राजा से हुआ। उसकी कहानी सुनकर सिंहराज ने भी उसे सांत्वना देते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, तुम चिंता न करो वीर बालक, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम आगे बढ़ो, जंगल पार एक बाग आएगा, तुम उसमें आराम करना। मैं अभी अपने सैकड़ों साथियों के साथ वहां पहुंचता हूं। सिंहराज से विदा लेकर शक्ति फिर आगे बढ़ चला और जंगल पार करके एक बहुत बड़े बाग में पहुंच गया। वहां मिर्च, कद्दू, मूली, बैंगन, गाजर, मटर, टमाटर आदि लगे थे।
दिन छुपने वाला था तब शक्ति एक स्थान पर रोटियों की पोटली खोलकर खाने के लिए बैठ गया। तभी पास ही से एक आवाज़ आई, ए बालक, तुम कौन हो और भयानक जंगल पार करके यहाँ क्यों आए हो और कहाँ जा रहे हो? आए, यह कौन बोल रहा है? आवाज़ तो किसी स्त्री की थी। आश्चर्य से उसने इधर उधर देखा तो आसपास उगी सब्जियों के पौधों के अलावा उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। आप कौन बोल रही हैं बहन, और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? मैं मिर्ची रानी बोल रही हूँ भैया, और तुम्हारे पास ही खड़ी हूँ। शक्ति ने गौर से मिर्ची के पेड़ की ओर देखा तो मिर्ची के पेड़ पर उसे मिर्ची रानी का चेहरा दिखाई दिया। आहा मिर्ची बहन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह तुमसे मुलाकात होगी। नन्हे भैया, अब जब मुलाकात हो ही गई है तो अपनी बहन को यह भी बता डालो कि तुम इतना खतरनाक सफ़र करके कहाँ जा रहे हो। तब शक्ति ने उसे अपनी यात्रा की सारी कहानी सुना डाली। उसकी पूरी कहानी सुनकर मिर्ची रानी भी क्रोध से लाल पीली हो उठी। उसने पास ही लटकती कद्दू की बेल के कान में कहा, कद्दू भाई, हमें अपने गरीब भाई की मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता न करो मेरे नन्हे भैया, तुम्हें उस राक्षस का सर अब मैं दिलाकर ही रहूँगी। तभी कद्दू ने अपने होठ हिलाते हुए पुनः कहा, मिर्ची रानी, केवल हम दोनों ही नहीं बल्कि हमारी जात बिरादरी के सभी साथी मूली, बैंगन, मटर, टमाटर, घिया, गाजर आदि सभी अपने गरीब भाई की मदद करेंगे। ठहरो, मैं उन्हें अभी राजी करता हूँ। आहा, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। कद्दू ने बाग में लगी सभी साग सब्जियों को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनते ही सभी उसके निकट एकत्रित हो गए और जब उन्होंने शक्ति की सारी कहानी सुनी तो वे सभी एक स्वर में चिल्ला उठे, हम सब अपने गरीब भाई की मदद करने के लिए तैयार हैं। आहा, आप लोगों का यह उपकार मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। नन्हे भैया, अब तुम खा पी कर यही आराम करो, सुबह हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। उस दुष्ट राक्षस का किला यहाँ से बहुत दूर एक स्थान पर है। ठीक है मेरी प्यारी बहन। कहकर शक्ति रोटी खाने के बाद प्यास से बहता पानी पीकर लेटने जा ही रहा था कि आसपास का माहौल सिंहों की भयानक दहाड़ों से गूंज उठा। शक्ति ने जो नज़रें उठाकर सामने देखा तो देखता ही रह गया। सिंह राज अपनी एक बड़ी फौज के साथ दहाड़ मारते हुए चले आ रहे थे। आहा, सिंह राज आ गए। जब सिंह राज अपनी फौज के साथ शक्ति के पास पहुँचे तो उसने मिर्ची रानी की बात बताते हुए कहा, दादा, उस राक्षस का किला यहाँ से अभी बहुत दूर है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम आज की रात यही काटे और सुबह आगे बढ़े, तब तक अन्य मित्र भी आ जाएंगे। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वैसे हमारे लिए रात और दिन एक ही है वीर बालक, क्योंकि हम लोगों ने कभी किसी से डरना नहीं सीखा है। फिर सिंह राज के आदेश पर सभी सिंह आसपास लेट गए। तभी पक्षियों का झुंड भी उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके बाद गाय, बैल, सूअर, गधा आदि और ऊँटों की फौज आई। उनके आने के कुछ देर बाद ही लोमड़ियों और सियारों का दल भी अपनी रानी और सरदार के साथ वहां पहुंच गया। सबसे अंत में आई चींटियों और सांप व नागों की फौज, और रात में उन सबको जहाँ भी स्थान मिला वहीं सो गए। अगले दिन भोर होते ही बूढ़े मुर्गे ने कुकड़ू की आवाज़ लगाते हुए बेखबर सोए संसार को जगाना आरंभ कर दिया। सियारों की हुआ ने बिगुल बजाना आरंभ कर दिया। कुकड़ू हुआ हुआ हुआ। बस फिर क्या था, सारी सेनाएं सजने लगी। शीघ्र ही तरह तरह की विशाल फौजों ने शक्ति के नेतृत्व में राक्षस के किले की ओर कूच कर दिया। सेनापति के रूप में शक्ति सबसे आगे चाकू लेकर चल रहा था। उसके पीछे उड़ रही थी पक्षियों की सेना। फिर उसके पीछे थे फन हिलाते और जीभ लपलपाते हुए सांप, अजगर और नागों की पलटन। उसके पीछे थी रेंगते हुए बिच्छुओं की फौज। उनके पीछे थी कदम से कदम मिलाकर चलने वाली लोमड़ियों और सियारों की सेना। उनके पीछे थी रसद ढोने के लिए गधों और खच्चरों की पंक्तियाँ। उनके ऊपर कद्दू, मिर्च, मूली, गाजर, बैंगन के वीर सिपाही सवार थे। सबसे पीछे थी हाथी, घोड़ों, ऊँटों और सिंहों की विशाल सेना। ठीक दोपहर को जब वह विशाल कारवां शक्ति के नेतृत्व में उसी के देश के एक नगर से होकर गुजरा
तो वहाँ के लोग बागों ने उस करिश्मे को देखकर दांतों में उंगलियां दबा ली। कुछ लोगों ने शक्ति को प्रणाम किया, कुछ ने इसे ईश्वर का करिश्मा समझकर आदर और भक्ति भाव से शक्ति के पैरों पर माथा टिकाया। बहुत से स्त्री पुरुषों ने अपने अपने मकानों के दरवाजे और खिड़कियों से उसके ऊपर फूलों की वर्षा की। बहुत से लोगों ने उसे अपने यहाँ विश्राम करने और खाने पीने के लिए रोकना भी चाहा, लेकिन नन्हा किंतु दृढ़ निश्चय वाला सेनापति वहाँ रुका नहीं और अपनी फौज के साथ नगर से निकलकर उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा जिस पर 4 मुंह वाले काले राक्षस का किला था। लेकिन चलते चलते अचानक शक्ति को अपनी फौज के साथ रुक जाना पड़ा। सामने तेज वेग से बहने वाली एक गहरी नदी थी। वीर बालक, इस तेज नदी को पार करना कम से कम हमारे तो बस की बात नहीं है। हम भी असमर्थ हैं छोटे भाई। शक्ति कुछ देर तक तो असमंजस में डूबा खड़ा रहा। फिर अचानक ही उसके दिमाग में एक विचार आया। साथियों, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम सब मिलकर इस नदी पर पुल बनाएंगे। लेकिन कैसे? हाथी भैया अपनी सेना के साथ नदी में पेड़ गिराएंगे, मिट्टी पत्थर आदि ढोने का काम बंदर सियार भालू वनमानुष आदि करेंगे। और फिर शक्ति सभी को उनके काम समझाने लगा। अगले पल सभी अपने अपने कामों में जुट गए। हाथियों ने नदी के किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ों को नदी में गिराना आरंभ कर दिया। कद्दू की बेलें नदी में कूदकर गिरे हुए पेड़ों को मजबूती से आपस में जोड़ने लगी ताकि कहीं वे बिखर कर बह ना जाए। बंदर सियार भालू वनमानुष मिट्टी ढो ढोकर पेड़ों के ऊपर डालने लगे। सभी पशु पक्षी अपने अपने काम में जी जान से जुट गए। देखते देखते पुल बनकर तैयार हो गया। मजबूती के लिए लंबे सांपों की धुरी रस्सी पुल के ऊपर तन गई ताकि सेना उसे पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ सके। मित्रों, पुल तैयार है। एक एक दल सावधानी के साथ पुल पार करे। एक साथ बढ़ने पर खतरा पेश आ सकता है। फिर उड़ने वाले जीव तो उड़ते हुए नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। बाकी पुल के रास्ते नदी को पार करने लगे। एक एक कर अंत में सब दल नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। पर तब तक रात हो चुकी थी। रात हो चुकी है, इसलिए बुद्धिमान उल्लू हमें आगे बढ़ने के लिए दिशा दिखाएंगे और जुगनू दल चारों ओर बिखर कर हमें रोशनी दिखाए ताकि किसी को भी आगे बढ़ने में कोई असुविधा न हो। शक्ति के कहने भर की देर थी कि उल्लू दल आगे आगे उड़ता हुआ उन्हें दिशा दिखाने लगा और जुगनू चारों तरफ बिखर कर तेज रोशनी करने लगे। उस रोशनी में वे सब एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते अंत में वे उस पहाड़ के नीचे जा पहुंचे जिसके ऊपर राक्षस का किला बना था। पहाड़ ज़्यादा ऊंचा नहीं है मित्रों। यदि हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो आसानी से किले तक पहुंच जाएंगे। पक्षियों, आप सब बेलों को चोंच में दबाकर पहाड़ के ऊपर चट्टान से बांध आओ। उनका सहारा लेकर हम आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा शक्ति भैया। पक्षियों ने तुरंत बेलों का एक सिरा मुंह में दबाया और पहाड़ की चोटी की ओर उड़ चले। शीघ्र ही उन्होंने बेलों के सिरों को एक एक चट्टान के साथ बांध दिया और सभी जानवर उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगे। मेरे पीछे चले आओ, घबराना नहीं। काफ़ी परिश्रम के बाद जब वे सब एक एक कर पहाड़ की चोटी पर किले के सामने पहुँचे तो तब तक सुबह हो चुकी थी। लेकिन किले को देखकर फिर एक बार उनके सामने एक समस्या आ खड़ी हुई कि भीतर प्रवेश कैसे किया जाए। बहुत लंबा चौड़ा और ऊंचा था वह किला। काले फौलादी पत्थरों का बना, काली चट्टान सा लगता था वह। उसके ऊंचे ऊंचे लोहे के नुकीले दरवाजे बंद थे जिनके भीतर 4 मुंह वाला काला राक्षस गहरी नींद लेटा जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। उप किले के भीतर प्रवेश करने का तो कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। पक्षी तो उड़कर भीतर पहुंच जाएंगे। मुझे भी दीवार फांद कर भीतर पहुंचने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाथी घोड़े ऊंट शेर आदि कैसे भीतर पहुंच पाएंगे? क्या सोचने लगे शक्ति भैया? क्या भीतर चलने का इरादा नहीं? सोच रहा हूं कि ऐसे मजबूत किले को तोड़कर भीतर कैसे पहुंचा जाए। यह काम साधारण नहीं है। अपनी मंजिल के पास पहुंचकर मैं विवश हो जाऊंगा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। प्यारे नन्हे भाई, तुम तो बेकार ही परेशान हो रहे हो। जैसे हम एक दूसरे की मदद से यहाँ तक पहुँचे,
वैसे ही किले के भीतर भी पहुंच जाएंगे। सुनो, हम और नाग भाई दीवार के सारे ऊपर चढ़ते हैं, फिर बंदर और वनमानुष की सेना हमारा सहारा लेकर ऊपर चढ़ेगी और किले के भीतर पहुंचकर चुपचाप दरवाज़ा खोल देगी। बस फिर भीतर पहुंचने में सारी सेना को क्या देर लगेगी। हुर्रे, यह बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। चलो दोस्तों, तुम लोग शुरू हो जाओ। तुरंत कद्दू व लौकी की लंबी लंबी बेलें दीवार के सारे ऊपर चढ़ने लगी। लंबे लंबे अजगर भी ऊपर सरकने लगे। देखते देखते दीवार के ऊपर से नीचे तक सांप और बेलों की कई रस्सियां झूलने लगी और बंदर व वनमानुष की सेना उनका सहारा लेकर फुर्ती से ऊपर चढ़ने लगी। शिगरी बंदर और वनमानुषों की सेना ने अपने सरदार के साथ किले के भीतर पहुंचकर चुपके से किले का विशाल दरवाज़ा खोल दिया। आहा, दरवाज़ा खुल गया, भीतर बढ़ चलो साथियों। राक्षस किसी भी हालत में अब बचना नहीं चाहिए। तुरंत ही सारे पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े किले के भीतर प्रविष्ट हो गए। अगले पल वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां चार मुंह वाला काला भयानक राक्षस लेटा हुआ खराटे भर रहा था। खर खर, वह रहा दुष्ट। साथियों, टूट पड़ो उस पर और उसे मौत के घाट उतार दो। बस फिर क्या था, सारी सेना एक साथ मिलकर राक्षस राज पर टूट पड़ी। सांपों और अजगरों ने उसके हाथ पैरों को इस प्रकार जकड़ लिया कि वह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता था। तब बिच्छुओं ने उसके विशाल शरीर पर डंक मारना आरंभ कर दिया। बचाओ! जब बिच्छू और सांप अपना काम कर चुके तो बड़े बड़े कद्दू लौकी छत से धमाधम उसकी छाती पर कूदने लगे। गाजर मूलियों की वर्षा होने लगी और मिर्ची रानी अपनी पूरी सेना के साथ उसकी इकलौती आंख में घुस गई। आई मेरी माँ, उफ आ! फिर बारी आई हाथी और सिंहों आदियों की। शाबाश साथियों, चीथड़े उड़ा दो इस दुष्ट राक्षस के, लेकिन सर सही सलामत रखना। जब हाथियों और सिंहों ने उसे अधमरा सा कर दिया तो सभी प्रकार के पक्षी उस पर टूट पड़े। आ उफ, हाय, हु, हा, वाह वाह, और उन्होंने चोंचे मार मार कर उसकी आंख फोड़ दी और राक्षस अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। पक्षियों की फौज जैसे ही उसके ऊपर से हटी, सियार और लोमड़ियों की फौजों ने अपना करतब दिखाना आरंभ कर दिया और सब उसका मांस नोच नोच कर खाने लगे। तब इस भय से कि लोमड़ियों और सियारों की सेना कहीं राक्षस के सर को भी न खा जाए, शक्ति ने अपने वस्त्रों से चाकू निकाला और उसकी तेज धार से उसने राक्षस के चारों सिर धड़ से जुदा कर दिए। सिरों के जुदा होते ही राक्षस मर गया। सियारों और लोमड़ियों की सेना ने देखते देखते राक्षस के पूरे शरीर का सफाया कर डाला। बस अब राक्षस के सिर बचे थे जिन्हें शक्ति ने काट कर अलग कर दिया था। साथियों, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, लेकिन अब समस्या है इसके विशाल सरों को राजा के पास ले जाने की। यह काम हम करेंगे वीर बालक। बस तुम पक्षियों को कहकर इन्हें उठाकर हमारी पीठ पर रखने में मदद करो। तुरंत तमाम पक्षी सेना ने मिलकर राक्षस के विशाल सिरों को उठाया और एक हाथी की पीठ पर रख दिया। तब घोड़ों का सरदार बोला, भाई शक्ति, तुम बहुत थक गए होगे, अतः मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें राजमहल तक पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छा है मेरे प्यारे दोस्त। शक्ति घोड़ों के सरदार की पीठ पर सवार हो गया और वह विशाल काफिला वापसी के लिए लौट पड़ा। पहाड़ से उतरने के पश्चात उन्होंने नदी पार की तो सब ने अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर विदा मांगनी आरंभ कर दी। मेरे अच्छे भैया, अब तुम जाओ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वह तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे। हम भी तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। इसी तरह नागराज, पक्षीराज, लोमड़ी रानी, सिंह राज आदि भी उससे विदा लेकर अपनी अपनी सेना के साथ अपने अपने घरों को वापस लौट गए। जब शक्ति हाथी की पीठ पर रखे राक्षस के सिरों के साथ नगर में पहुंचा तो नगरवासी राक्षस के कटे सिरों को देखकर प्रसन्नता से झूम उठे और नाचने गाने लगे। आहा, राक्षस मारा गया, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। नगर से होता हुआ शक्ति जब राजमहल के सामने जाकर रुका तो राजा ने दौड़कर प्रसन्नता से उसे अपने सीने से लगा लिया।
आहा, तुम कितने बहादुर हो बालक। जो काम बड़े से बड़े बलि नहीं कर पाए वह तुमने कर दिखाया। हे वीर बालक, तुमने उस दुष्ट राक्षस को मार कर हम पर और हमारी प्रजा पर बड़ा उपकार किया है। बोलो, इसके बदले तुम क्या इनाम चाहते हो। महाराज, मेरी माँ बहुत गरीब है, वह हमेशा से दुख उठाती आई है। बस मैंने अपनी माँ को खुश रखने के लिए ही यह सब किया था। अतः आप हमें जो भी खुशी से देना चाहे मुझे मंजूर होगा। राजा ने तुरंत अपने खजांची से कहकर सोने की मोहरों से भरे 10 बड़े बड़े थाल शक्ति को दिलवा दिए। साथ ही एक सुंदर सा महल भी उसे रहने के लिए दे दिया। जाओ बेटा, आनंदपूर्वक रहो। यदि फिर कभी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मेरे पास आने में संकोच मत करना। ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखे महाराज। जब मोहरों से भरे 10 थाल लेकर शक्ति अपने घर पहुंचा तो माँ ने प्रसन्नता से उसे गले से लगा लिया। मेरे लाल, सचमुच तू कितना बहादुर है। अपनी माँ के लिए तो अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटा। उसके बाद माँ बेटे दोनों राजा के दिए सुंदर महल में रहते हुए आनंदपूर्वक अपने दिन गुजारने लगे। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।